आज के लेक्चर में हम सीखेंगे विच वन, वैल्यूएशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने गुडविल की प्रीमियम मेथड सीखी थी कि अंडर गुडविल की ट्रीटमेंट क्या होगी अंडर प्रीमियम मेथड, कि जब प्रीमियम मेथड में गुडविल वैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि तब होता क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर बिजनेस में जब एंटर करेगा तो अपने साथ गुडविल लेकर आएगा, राइट। व्हेन न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू द बिजनेस ही ब्रिंग्स गुडविल, कैश या काइंड में। बट वैल्यूएशन मेथड में क्या हो रहा है रे, जहां जब न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर करेगा, when new partner enters into the business he doesn't bring his share of goodwill, कि वो गुडविल लेकर आ रहा है क्या, गुडविल लाया जाएगा कि यहाँ पर गुडविल जो है ना पार्टनर लेकर नहीं आ रहा है। पार्टनर डजंट ब्रिंग या न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल। फिर ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, तो अब कंपनी खुद से ही ये गुडविल क्या करेगी, वैल्यूएट करेगी या रेज करेगी। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या किया जाएगा, गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। फर्म खुद से ही यहाँ पर क्या कर रही है, गुडविल को रेज कर रही है। समझ पा रहे हो कि वेयर न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग एनी गुडविल, न्यू पार्टनर डजंट ब्रिंग एनी गुडविल, गुडविल इज वैल्यूएटेड है ना और रेज्ड बाय द फर्म इटसेल्फ। यहाँ पर सो ओल्ड पार्टनर जो है इनको गुडविल तो चाहिए, ये लोग सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनको गुडविल कैसे मिलेगा, इट इज रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट द टाइम ऑफ एडमिशन। समझ रहे हो। हाँ, अभी इसमें भी अलग अलग केसेस बनते हैं। जैसे कि इसमें पहली केस वन क्या बनेगी रे, कि अभी यहाँ पर नया पार्टनर तो गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, तो हो क्या रहा है, when new partner doesn't bring his share of goodwill in cash but it is raised in the books of the firm, कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा है, फिर फर्म खुद से ही उस गुडविल को क्या कर रही है, रेज। कि when new partner doesn't bring goodwill in cash, गुडविल लाया जा रहा है क्या, नहीं, and it is raised by the firm, कि इसको रेज कौन कर रही है, फर्म खुद से रेज कर रही है। तो यहाँ पर दो चीजें हो रही, क्या, एक गुडविल जो है नहीं लाया जा रहा, तो लाने वाली एंट्री तो बनेगी ही नहीं, तो क्या हो रहा है रे, गुडविल खाली रेज किया जा रहा है। गुडविल को क्या किया जा रहा है, इट इज रेज्ड बाय फर्म। तो हमें जो एंट्री करनी है वो कौन सी एंट्री करनी है, गुडविल रेज्ड वाली एंट्री करनी है। अभी रेज्ड करेंगे मतलब क्या, तो गुडविल को कैलकुलेट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, और वैल्यूएशन करने के लिए हमने दो मेथड सीखे हैं। देखो कौन से दो मेथड्स, एक एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक सुपर प्रॉफिट मेथड। ये दो मेथड्स हमने सीखे हैं जिससे हम गुडविल को क्या करेंगे, खुद से वैल्यूएट करेंगे, रेज करेंगे। ठीक है, ये जो गुडविल वैल्यूएट किया जाएगा, रेज किया जाएगा, ये कौन लेंगे, ओल्ड पार्टनर्स। क्यों, वो हमने कल देखा था, है ना, ओल्ड पार्टनर्स लेंगे। चलो, लेकिन बिकॉज यहाँ पर न्यू पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आ रहा, फर्म ये खुद से वैल्यूएट कर रही है, और ये खुद का फर्म का वैल्यूएशन किसके बेसिस पर हो रहा है, फर्म के पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर हो रहा है। यस और नो, कि पिछले 4 साल में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उनके बेसिस पर गुडविल निकल रहा है, पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पर। इसमें नए वाले का कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई संबंध है कि नए वाले का, ना नया गुडविल लेकर आ रहा है, ना पिछले पास्ट परफॉर्मेंस में नए वाले ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया था क्या, नहीं। तो बेसिकली होली एंड सोली इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हुआ, ओल्ड पार्टनर। और यहाँ पर ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो फिर वो गुडविल जो फर्म क्या कर रही है, वो पार्टनर ने गुडविल लेकर नहीं आया, इसलिए फर्म खुद से गुडविल रेज करेगी।
अभी रेज कौन से बेसिस पर करेगी, तो उनके पिछले पास्ट परफॉर्मेंसेस के बेसिस पर करेगी, और इसीलिए ये जो भी गुडविल रेज किया जाएगा उस पे हक किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का। अभी रेशो कौन सा रहेगा, ओल्ड रेशो। क्यों, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंसेस उन्हीं के वजह से हुए, उन्होंने ही बिजनेस किया है, उन्हीं के नाम के जैसे गुडविल बना है और उसी से गुडविल निकाला गया है, उन्हीं को दिया जा रहा है, तो उनके ओल्ड रेशो में ही दिया जाएगा। समझ रहे हो? सो व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड इट इज गिवन टू द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। समझे? हाँ, अभी बची एंट्री, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी रे फिर? तो यस, गुडविल रेज किया और दिया, तो एंट्री अभी हम कौन सी एंट्री करेंगे, हम रेज्ड वाली एंट्री कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो पहली एंट्री हो रही है कौन सी हो रही है, ये रेज्ड वाली एंट्री हो रही है। गुडविल रेज किया और किसको दिया, ओल्ड पार्टनर्स को। तो एंट्री क्या बनेगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू, किसको मिलेगा ये, ओल्ड पार्टनर को। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। नरेशन बिंग गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन कौन से रेशो, इन ओल्ड रेशो। कि यहाँ गुडविल बांटना है, कैसे बांटना है, ओल्ड रेशो। चलो, एक एंट्री तो हो गई कि हमने रेज कर लिया। अभी ये गुडविल किसका है, फर्म का है, फर्म ने ही रेज किया, तो इसलिए इनका गुडविल शो किया जाएगा, अपीयर होगा। दूसरी चीज हमें क्या करना है कि इट विल अपीयर इन देयर न्यू बैलेंस शीट, कि ये कहा जाएगा, नए बैलेंस शीट में शो करेंगे। गुडविल असेट है, कहाँ शो किया जाएगा, असेट साइड में शो किया जाएगा। ये उसका दूसरा इफेक्ट। समझे? हाँ, पहला रेज्ड वाली एंट्री और दूसरा goodwill will appear in the new balance sheet on the asset side. Understood? This is what case 1, when goodwill doesn't bring by हाँ न्यू पार्टनर, कि नया पार्टनर गुडविल लेकर नहीं आया, तब हमें खुद से रेज करना है और ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो में देना है, और यही सेम गुडविल कहाँ दिखाई देगा, बैलेंस शीट में भी दिखाई देगा। अंडरस्टूड? सेकेंड केस समझ कर लेते हैं, लेट्स सी केस 2। अभी इसमें क्या होगा, सेम चीज की गुडविल तो यहां लेकर नहीं आ रहे, हमें ही क्या करना है, रेज करना है, कि गुडविल विल बी रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। कि सेकेंड केस में क्या हो रहा है, गुडविल रेज हो रहा है और रिटर्न ऑफ किया जा रहा है। मतलब अभी रेज किया, ओल्ड पार्टनर को दिया, और वही ओल्ड पार्टनर उसको क्या कर रहे, विड्रॉ कर रहे, रिटर्न ऑफ कर रहे, मतलब विड्रॉ। तो पहली वाली रेज्ड वाली एंट्री तो कॉमन रहेगी। हाँ, पहली रेज वाली एंट्री कॉमन रहेगी ना। बताओ रेज्ड वाली एंट्री क्या बन रही थी, यस, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट। रेशो कौन सा रे, हमने कैसे बांटा था उनको, गुडविल ओल्ड रेशो में बांटा, बिल्कुल वही रहेगा ओल्ड रेशो। ये रेज्ड हुआ, लेकिन इसके बाद ये लोग क्या कर रहे, इसके बाद ये लोग क्या कर रहे, विड्रॉ कर रहे, रिटर्न ऑफ कर रहे, यानी कि क्या कर रहे, विड्रॉ कर रहे। कौन विड्रॉ कर रहे, तो यहाँ पर ये रिटर्न ऑफ कर रहा है, किया जा रहा है, मतलब ये सबको दे दिया जाएगा। किसको दे दिया जाएगा, सबको, ऑल पार्टनर्स को, सबको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा, ऑल पार्टनर्स। तो पार्टनर्स को दिया जाएगा। हाँ, गुडविल क्या पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं या पार्टनर्स को रिटर्न ऑफ किया जाएगा, कहाँ पर, ऑल पार्टनर। जब पार्टनर को गुडविल मिलता है तो उनके क्रेडिट में, जब निकाला जाएगा तो उनके डेबिट में। अभी कौन से पार्टनर, ऑल पार्टनर्स, तो एंट्री क्या होगी, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। देखो ऑल पार्टनर्स, तो फिर जो भी ओल्ड है न्यू है सब, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन सा अकाउंट, इनसे क्या निकाला जा रहा है, क्या विड्रॉ हो रहा है या क्या रिटर्न ऑफ हो रहा है, गुडविल, टू गुडविल। अभी ऑल पार्टनर है तो रेशो कौन सा आएगा यहाँ पर, न्यू
रेशो। ठीक है, अभी गुडविल रेज किया, ओल्ड को दिया, लेकिन सभी से निकाल लिया गया, उसको रिटर्न ऑफ कर लिया गया। ठीक है, ये दो एंट्री हो गई। क्या अभी ये निकाल लिया गया, रिटर्न ऑफ कर लिया गया, इसके बाद भी ये बैलेंस शीट में दिखेगा क्या? सो दिस गुडविल डजंट अपीयर इन द न्यू बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, बैलेंस शीट में शो नहीं करना है, डोंट शो। हाँ, बैलेंस शीट में इसको दिखाना नहीं है। दिस इज व्हाट केस 2, समझ रहे हो? केस 1 में क्या हुआ, रेज किया, बांट दिया। केस 2 में रेज किया, रिटर्न ऑफ कर दिया। गेटिंग? अभी आगे क्या हो रहा है देखो, इन केस 3, पहले इतना नोट कर लो फिर 3 करेंगे, कंफ्यूज ना हो जाए, पहले नोट कर लो। चलो, अभी इसके बाद हम देखेंगे थर्ड केस, उसमें क्या हो रहा है, लेट्स सी। अभी इस केस में when goodwill is already appears in the books of firm, कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑलरेडी गुडविल पहले से ही हमें दिया हुआ है, अभी नया पार्टनर तो कोई गुडविल नहीं ला रहा, बट हमारा ही जो पुराना गुडविल जो वैल्यूएट किया हुआ था वो ऑलरेडी दिख रहा है। अभी ऐसे सिचुएशन में इफ गुडविल को अगर रीवैल्यूड किया जाता है, रीवैल्यू करना मतलब गुडविल की वापस से वैल्यू निकालना। देखो हो क्या रहा है, गुडविल इज ऑलरेडी अपीयर्स इन, कहा, ओल्ड बैलेंस शीट, मतलब पुराने वाले इसमें पहले से ही गुडविल है। और हम जब एडमिशन हो रहा है नए पार्टनर का, तो हम क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन करते हैं, सारे एसेट्स का, सारे लायबिलिटीज का क्या किया जाता है, रीवैल्यू। तो उसमें गुडविल का भी रीवैल्यूएशन किया जाता है। इफ फर्म ने अगर गुडविल का वापस से क्या किया, रीवैल्यूएशन किया, क्या किया, अभी रीवैल्यूएशन करने के बाद हमें क्या पता चलेगा, एक तो वो गुडविल की प्राइस मतलब जो वैल्यू है वो बढ़ेगी या गुडविल की वैल्यू एक तो कम होगी, ये दोनों में से कोई तो एक होगा, हम बता नहीं सकते कि कम होगा या बढ़ेगा, है ना, वो तो वैल्यूएशन के बाद पता चलेगा ना। अकॉर्डिंगली so value of goodwill and its book value is transferred to old partners capital or current account or a revaluation account। तो अभी देखो क्या हो रहा है, जो पुरानी वैल्यू है और जो नई वैल्यू है, दिस वन इज द ओल्ड वैल्यू। देखो ये जो पुराना है ये हमारा क्या रहेगा, ओल्ड बैलेंस शीट में ये ओल्ड वैल्यू, अरे यार दिस इज ओल्ड वैल्यू, इसको हम बुक वैल्यू कहेंगे, क्या कहेंगे, जो पुरानी वैल्यू है। हाँ, तो वो बुक वैल्यू, और ये नई जो है ये रीवैल्यूएशन की गई रीवैल्यूड वाली वैल्यू रहेगी गुडविल की। इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, क्या किया जाएगा, दोनों को कंपेयर करेंगे, और दोनों को कंपेयर करने के बाद हमें उसका कुछ तो डिफरेंस मिलेगा ना, उसका कुछ तो डिफरेंस यहाँ पर हमें मिलेगा, एक तो वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, है ना, डिपेंड्स कि वहाँ पर डिफरेंस हमें मिलेगा, आइदर वो ज़्यादा होगा या फिर कम होगा। तो हमें करना क्या है रे, जो भी डिफरेंस आ रहा है गुडविल का कम या ज़्यादा, अकॉर्डिंगली उसको हमें ट्रांसफर करना है। अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रांसफर वेयर, सो वी कैन ट्रांसफर दिस टू द कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट, दोनों में से कहीं पर भी करो चलेगा। समझ में आ रहा है? इसमें दो ऑप्शन है, आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो, पहली चीज कहां पर, एक तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, कहा कैपिटल अकाउंट में, या दूसरा आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो कहां पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अभी देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट वो होता है जहां पर हमारे एसेट्स कम या ज्यादा होने के बाद उनका डिफरेंस हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं उस अकाउंट को हम कहते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। इफ गुडविल ज्यादा है तो रीवैल्यूएशन में कहा जाएगा कि देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट ये नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम गेन, तो क्रेडिट में जाएगा, गुडविल कम हुआ तो डेबिट में जाएगा। सिमिलरली अगर गुडविल डिफरेंस ज्यादा निकला
तो ठीक है, उसको पार्टनर्स कैपिटल या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट के क्रेडिट में भेजा जाएगा, कम निकला तो डेबिट में भेजा जाएगा, डिपेंड करता है कि आपकी क्या अमाउंट आ रही है। हाँ, और ऑल्सो कौन से पार्टनर रहे, ओल्ड पार्टनर, ये भी ध्यान में लो, कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ये ट्रीटमेंट होगी। सो ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आपकी अमाउंट क्या आती है, उसके हिसाब से इसको डेबिट या क्रेडिट अकॉर्डिंगली हमें डिसाइड करना है कि वो डेबिट में जा रहा है या फिर क्रेडिट में। बट पोस्ट आप कहीं पर भी कर सकते हो, आइदर दिस और दिस, एक तो ये अकाउंट में करो या फिर ये अकाउंट में करो, कोई भी करो क्वेश्चन सही आएगा, ऐसा कोई रूल या कंपल्शन नहीं है। जनरली हम इसमें करते हैं, किसमें, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में, समझ रहे हो। दिस इज व्हाट केस 3, कि ये तीसरी केस में ये हमें समझाया गया है कि व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द ओल्ड बैलेंस शीट, सो व्हेन गुडविल इज रीवैल्यूएटेड देन वी हैव टू कंपेयर बोथ वैल्यू, बुक वैल्यू एंड नई वाली वैल्यू को कंपेयर करते हुए जो डिफरेंस निकलेगा वो डिफरेंस वी हैव टू ट्रांसफर आइदर इन ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट, गेटिंग। हाँ, तो यही बात इसमें समझाइए। इसमें और एक पॉइंट हमें दिया है, इफ गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बैलेंस शीट एंड न्यू पार्टनर ब्रिंग्स गुडविल इन कैश, ये अलग है, मतलब ये वैल्यूएशन वाले मेथड से ये थोड़ा अलग है। वैल्यूएशन में हमने क्या सीखा कि नया पार्टनर गुडविल नहीं लाता, बट एक अलग केस भी हो सकती है। क्या अलग केस है कि इसमें पुराना गुडविल ऑलरेडी है, ओल्ड गुडविल ऑलरेडी हमारे पास है, और न्यू पार्टनर भी क्या लेकर आया, गुडविल लेकर आया। अबे ऐसे केस में आप क्या करोगे, then the desirable to right of goodwill appear in the books of account among old partners in their old profit sharing ratio। तो ये जो नया लाएगा ना, जैसे हम ट्रीट कर रहे थे उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे किसको, हमेशा की तरह ओल्ड पार्टनर्स को उनके रेशो में है, उस हिसाब से वो दिया जाएगा। कौन से रेशो में, बट रेशो यहाँ पर बदल रहा है, रेशो यहाँ कौन सा हो रहा है, ओल्ड रेशो में यहाँ दिया जाएगा। वैसे हम सैक्रिफाइस में दे देते, बट यहाँ किस में देना है, ओल्ड रेशो। हाँ, which appear in the books among the old partner, then the desirable, हाँ yes old goodwill yes। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सॉरी, कि when already goodwill appears and new partner जब गुडविल लेकर आया, तब हम क्या करेंगे, जो गुडविल हमारे बुक में है ऑलरेडी अपीयर हो रहा था, उसको हम बांट देंगे किसमें, ओल्ड पार्टनर्स में। और कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से हमें बांटना है, ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशो से बांटना है। इस तरीके से ट्रीटमेंट रहेगी, ये अलग एक केस है। ओके, आया समझ में। तो इस तरीके से गुडविल की अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, अलग अलग केसेस गुडविल के बनते हैं। क्वेश्चन में इसमें से कोई तो एक केस आपको दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रीटमेंट करनी होती है। ओके, तो इसके लिए हमें सारे केसेस पता होना चाहिए। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो आप गुडविल के केसेस को, ठीक है। अभी आगे का पॉइंट कर ले। अभी इसके बाद जो हम पॉइंट सीखने वाले, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट विच इज रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हम किसको रीवैल्यूएट करेंगे, असेट्स एंड लाइबिलिटीज को रीवैल्यूएट करेंगे। अच्छा, ये रीवैल्यूएशन करना यानी कि क्या करना, कि इनकी जो पुरानी वैल्यू है उसको नई वैल्यू उनकी कैलकुलेट करना, नई वैल्यू निकालना, मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना। अभी देखो हो क्या रहा है कि हम एडमिशन की बात कर रहे हैं कि बिजनेस पहले से ही चलते आ रहा है कि जब बिजनेस में नया पार्टनर एंटर करता है, व्हेन न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू द बिजनेस, तो ये क्या करते हैं, अपना पुराने जो भी असेट्स है, पुराने जो भी लाइबिलिटी है ना, उसको कंपेयर करते हैं मार्केट के वैल्यू के साथ। और मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करके देखा जाता है कि क्या हमारे असेट बढ़े या कम हो गए, या हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई या कम हो गई, ये कंपैरिजन किया जाता है। तो उसमें से हमें दो चीजें मिलेगी, एक तो असेट बढ़ेगी
या कम होगी, या वैसे ही लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। और ये जो भी बढ़ना या कम होना, इनका जो भी डिफरेंस निकलता है ना, इस डिफरेंसेस को लेकर जो अकाउंट बनता है दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। कि वापस से वैल्यूएशन करना, रीवैल्यूएशन, समझ रहे हो? तो इस रीवैल्यूएशन में बेसिकली क्या आएगा, यही सारे डिफरेंसेस आएंगे। किसके? कि असेट एक तो बढ़ना या फिर कम होना, लायबिलिटी एक तो बढ़ना या फिर कम होना। तो कितने से बढ़ी या कितने से कम हुई, उसी के जो डिफरेंसेस निकलेंगे ना, वो डिफरेंसेस हमें रिकॉर्ड करने हैं कहाँ पर? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मशीनरी का लेते हैं। मान लो कि बिजनेस में मशीनरी थी 50,000 की। कितने की थी? ये उसकी बुक वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? मतलब पहले से ये वैल्यू थी, उन्होंने उसको कंपेयर किया अभी मार्केट वैल्यू के साथ। कंपेयर किया तो समझ में आया कि ये मशीन की वैल्यू अभी 70,000 हो गई है। तो ये उसकी नई रीवैल्यूएशन वाली वैल्यू निकल कर आई। रीवैल्यूड करने के बाद उनको इतना मिला कि मशीन की वैल्यू मार्केट में ज्यादा है। ये 50 की हमने ली थी लेकिन अभी उसकी वैल्यू 70 है। ऐसे समझ में आया? तो क्या नजर आ रहा है आपको? असेट की वैल्यू क्या हुई? कम हुई या बढ़ गई? बढ़ गई ना। असेट की वैल्यू यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू बढ़ गई। और बड़ी तो बड़ी, कितने से बड़ी? 20,000 से क्या हुई? इंक्रीज हुई, बढ़ गई। राइट? तो असेट बढ़ना ये फर्म के लिए अच्छी बात है ना? इट्स प्रॉफिट और गेन माना जाएगा। और वही मान लो अगर असेट कम होती है तो वो उनके लिए लॉस है ना, माना जाएगा, एक्सपेंस या लॉस माना जाएगा। तो सिमिलरली यही सारे डिफरेंसेस, क्या डिफरेंसेस को लेकर जो हम अकाउंट बनाएंगे दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसमें हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? असेट लायबिलिटीज का बढ़ना या कम होने वाला डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। यू कैन सी हियर कि द वैल्यू ऑफ असेट्स शोन इन द बैलेंस शीट सो मे बी डिफरेंट देन मार्केट वैल्यू। हम जो रिकॉर्ड करते हैं, हम हिस्टोरिकल वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं, बुक वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं। मार्केट वैल्यू कुछ अलग हो सकती है, वो हर बार चेंज हो रही है। सो इंक्रीज हो सकती है या डिक्रीज हो सकती है। कब? एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। So new partner has no right over such past profit or losses because ये asset, ये liability जो भी है वो किसके वजह से है? ओल्ड पार्टनर के वजह से। किसके वजह से है? तो ये लायबिलिटी बढ़ना या असेट बढ़ना या कम होना जो भी रहेगा, और यहाँ से जो भी प्रॉफिट निकलेगा, जो भी लॉस होगा, उस पे हक किसका? क्योंकि न्यू पार्टनर का तो इसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन, वो तो अब भी आया है ना। तो दैट्स वाई यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो किसे जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। सो सेम वे देयर में अनरिकॉर्डेड असेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी हो सकती है, तो वो भी हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है। एंड अकॉर्डिंगली हम इसी बेसिस पर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज बनाएंगे। एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म असेट्स लायबिलिटीज को रीवैल्यूड किया जाता है और इनके बीच में जो चेंज होगा उसको लिखा जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। यहाँ से प्रॉफिट एंड, इसी रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहा जाएगा। और यहाँ इंक्रीज और डिक्रीज असेट्स लायबिलिटीज होती है, यहाँ से प्रॉफिट या लॉस जो होगा वो आगे ट्रांसफर किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, ओल्ड पार्टनर्स को दिया जाएगा। ठीक है, अभी हम ना थोड़ा इसका फॉर्मेट समझ कर लेते हैं। देखो ये कैसे रहता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो इस तरीके से बनेगा ये क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। आपको इसको कौन सी दो साइड्स रहेगी? डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। यहाँ आप लिखोगे पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज रुपीज, ऐसे आप कॉलम बनाओगे। ठीक है, अभी ये जो अकाउंट है रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये कौन से टाइप का अकाउंट है? तो ये नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? और नॉमिनल का रूल बताओ। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। इसका मतलब यहाँ हमें क्या रिकॉर्ड करने? एक्सपेंसेस, लॉसेस। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करने? इनकम एंड गेन। बस समझने के लिए लिखा है, हाँ, आपको वहां लिखना नहीं है।
तो समझने के लिए लिखा है कि यहाँ हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ हम एक्सपेंस लॉसेस रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, इनकम गेन। अभी कब एक्सपेंस लॉसेस होगा रे? अभी हमने जस्ट अभी देखा कि क्या किया जाता है, एसेट्स लाइबिलिटीज को कंपेयर किया जाता है, रीवैल्यूड किया जाता है, इसकी मार्केट वैल्यू निकाली जाती है और इसको कंपेयर किया जाता है बुक वैल्यू के साथ, राइट। तो इस चीज में, इस केस में क्या हो रही है, एक तो असेट बढ़ेगी या फिर कम होगी, सिमिलरली एक तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या फिर कम होगी। अभी असेट अगर बढ़ रही है, इफ असेट इंक्रीज, जैसे मशीनरी का एग्जांपल लिया, असेट बढ़ रही है, तो असेट बढ़ना इज इट एक्सपेंस लॉस और इनकम और गेन? तो असेट अगर इंक्रीज हो रही है तो कहां आएगा, क्रेडिट साइड। ये इनकम गेन साइड नहीं है, ये समझने के लिए लिखा है, विच साइड, क्रेडिट साइड। कहां आएगा, क्रेडिट साइड, गेटिंग। और वही अगर असेट कम हो गई तो कहां लिखोगे, डेबिट साइड। असेट अगर हमारी कम हो रही है तो हमारा नुकसान हो रहा है, हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट। एंड वही लायबिलिटी के साथ उल्टा काम करेगा, है ना। अगर लायबिलिटी हमारी बढ़ गई तो नुकसान बढ़ गया, तो डेबिट साइड, और लायबिलिटी कम हो रही है तो क्रेडिट साइड, गेटिंग। हाँ, अभी ये तो जो हमारे पास है लायबिलिटीज असेट्स, उनको कंपेयर करके निकाला। कुछ अनरिकॉर्डेड भी आ सकते हैं, मतलब ऐसे पहले रिकॉर्ड नहीं था लेकिन बाद में पता चला कि अरे ये भी असेट है, ये भी लायबिलिटी जो रिकॉर्ड ही नहीं की थी। हाँ? तो अगर अनरिकॉर्डेड असेट मिले, मतलब असेट पहले नहीं थी अभी आ गई, तो असेट बढ़ना हो गया ना, तो अनरिकॉर्डेड असेट कहाँ आएगा। तो ऐसे कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स है तो अनरिकॉर्डेड असेट्स हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। और कोई लायबिलिटी बढ़ गई, मतलब लायबिलिटी नजर आ गई कि पहले नहीं थी अभी अनरिकॉर्डेड है, वो इस फॉर्म में आई, तो कहाँ आएगा। तो इस तरीके से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अगर कोई आती है तो उसको कहाँ लिखोगे, डेबिट में। समझ गए। तो इस तरीके के डिफरेंसेस, इनका क्या लिखा जाएगा इसमें, यहाँ हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, डिफरेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या रिकॉर्ड करेंगे, डिफरेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। हाँ, एट द एंड में जाकर हमें ये अकाउंट क्या करना है, सब कुछ लिखना करना होने के बाद इसको करेंगे क्लोज। अच्छा, इसको क्लोज करने के बाद यहां से एक तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। प्रॉफिट कब होगा रे, जब आपकी क्रेडिट साइड इज मोर देन डेबिट, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, इसको हम रीवैल्यूएशन प्रॉफिट बोलते हैं। कौन सा प्रॉफिट कहेंगे, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। किसको देना है ये, क्यों, क्योंकि ये जो भी असेट कम ज्यादा हुई या फिर असेट का जो भी फर्म के असेट है लायबिलिटी, वो किसके वजह से, ओल्ड की वजह से, क्योंकि न्यू पार्टनर अब भी आ रहा है। तो इसमें जो भी प्रॉफिट होगा ये किसको देना है, ओल्ड पार्टनर को देना। या वही अगर ऐसा हुआ कि व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट, तब हमें क्या होगा, रीवैल्यूएशन लॉस होगा। लॉस भी किसी को जाएगा, अगेन ओल्ड पार्टनर्स को ही जाएगा। तो इसका सेकेंड इफेक्ट उनके ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में लिखना है। गेटिंग, समझे कि क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। यहाँ पर आप फॉर्मेट भी देख सकते हो उसका, दिस इज अ फॉर्मेट। ये उसकी एंट्रीज दी है जो हमने अभी डिस्कस की है। चलो इतना नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कर लिया। अभी इसके रिलेटेड और कुछ टर्म्स हमें समझ कर लेने, जैसे एज यू कैन सी हियर, सीखेंगे एंट्री के वक्त सीखेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। अभी इसके ट्रीटमेंट कैसे होगी, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस के। अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस क्या होता है, ऐसा प्रॉफिट जो फर्म ने साइड में निकाल कर रखा है, रिजर्व में रखा है। मतलब देखो, नए पार्टनर जब एडमिशन हो रहा है तो न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर कर रहा है, राइट। बट जो फर्म ने अभी तक बिजनेस किया है उसमें से शायद कुछ पैसा बाजू में रखा हो, रिजर्व में रखा हो, या कुछ प्रॉफिट जो उनको हो रखा था उन्होंने अभी तक उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, उसको बोलते हैं
अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और लॉस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, रखा है वैसे ही रखा है साइड में, लेकिन अभी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर हो रहा है और इनका ये पुराना हिसाब है, तो पुराना हिसाब तो क्लियर करना पड़ेगा कि नहीं। तो ये लोग क्या करेंगे, जो भी उनका साइड में रखा हुआ पैसा चलो बांट लो अभी, क्योंकि नया आने वाला है तो नए को वापस सब नए से, पुराना कुछ देने वाले क्यों देंगे ना, है ना, उनके हक का है, वो देंगे क्या, ये लो हमने रखा हुआ था तू भी ले, ऐसे चलेगा क्या, सैक्रिफाइस कर रहे हैं वही बहुत बड़ी बात है उनके लिए। तो accumulated profit is the profit earned by the old partner before admitting new partner, that may be in the form of undistributed profit में हो सकता है, ये साइड में रखा हुआ पैसा रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है, जनरल रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड के फॉर्म में हो सकता है, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व के फॉर्म में हो सकता है। इसके फॉर्म अलग अलग हो सकते हैं, बट इसका मतलब वही है कि साइड में रखा हुआ पैसा जो अभी तक बांटा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं है, विच इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड। ये कब की बात है, नया आने के पहले की, बट नया आया तो ये लोग क्या करेंगे, ये जो रखा हुआ है ना वो सब बांट लेंगे, है ना। ऑफ कोर्स किसे जाएगा फिर ये, ऑफ कोर्स ओल्ड पार्टनर को ही जाएगा। कौन से रेशो में जाएगा, ओल्ड रेशो में ही जाएगा, राइट। तो इसी की एंट्रीज हमें यहाँ पर दी गई है। ऐसे कुछ भी अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आता है, हाँ मतलब या लॉस आता है, जनरल रिजर्व आता है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व आता है, फंड आता है, या रिजर्व फंड आता है, जॉइंट पॉलिसी रिजर्व फंड, ऐसे कुछ भी फंड या रिजर्व्स वगैरह आपको दिए गए हो तो हमें क्या करना है, उसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में। कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में। ये बात ध्यान में लो, गेटिंग। So these reserves are on the liability side of the balance sheet. Reserves कहाँ लिखे जाते, liability में लिखे जाते हैं balance sheet के, and therefore these are the transfer to the credit side of partners capital और current account। तो जो भी रिजर्व हुआ उसको डेबिट और पार्टनर्स को क्रेडिट। मतलब मान लो कि फॉर एग्जांपल जनरल रिजर्व बांटना है, क्या बांटने हैं, तो एंट्री क्या बनेगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसे जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर उनके करंट अकाउंट में। कौन से रेशो से, ओल्ड रेशो से। ये एग्जांपल के लिए जनरल रिजर्व लिया, इसके जगह रिजर्व फंड ले सकते, इसके जगह वर्कमैन कॉम्पेंसेशन ले सकते, इसके जगह जॉइंट पॉलिसी फंड, जो भी साइड में रखा हुआ, या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है। अगर लॉस हुआ तो तब डेबिट आएगा, हाँ प्रॉफिट हुआ तो क्रेडिट ही है, तो यही एंट्री रहेगी। बट इफ अगर लॉस है और वो लॉस अभी तक बांटा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो लॉस पार्टनर्स के डेबिट में आएगा। लॉस कहाँ आएगा, पार्टनर्स के डेबिट में। तब एंट्री क्या होगी, तब एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट डेबिट टू क्या, एक्यूमुलेटेड लॉस। जो भी लॉस है वो एक्यूमुलेटेड लॉस अकाउंट, इस तरीके से। अंडरस्टूड। इतना ही आपको ध्यान में लेना है कि इसकी एंट्री ऐसे बनेगी, नोट कर लो। चलो, सो आई होप गुडविल के जो मेथड हमने देखे, मतलब वैल्यूएशन के केसेस देखे, गुडविल की ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है वो समझ में आई है। इसके साथ साथ हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है वो भी देखा आज के लेक्चर में, एज वेल एज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉस अगर दिया जाता है तो उसकी एंट्रीज कैसे करनी है। ठीक है, जितना सीखा है उसको अच्छे से रिवाइज करो। इसके आगे जो है इम्पॉर्टेंट टर्म हम सीखेंगे कि वर्किंग नोट होती है एक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे करना है। तो इसके रिलेटेड वर्किंग नोट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।